फ्रेंड्स, आज हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स करने वाले हैं। और अंडमान एंड निकोबार स्टार्ट करने से पहले एक कल के लेक्चर में थोड़ा सा लिटिल बिट करेक्शन कर लीजिएगा। मैं आपको पाकिस्तान के साथ 4 स्टेट लिखा रखा था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो उसको 4 नहीं बल्कि 3+1 कर लीजिए। 3 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरेटरीज बन गया। जम्मू आपका यूनियन टेरेटरीज बन गया, तो आपको 3 स्टेट हो जा रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक यूनियन टेरेटरी जम्मू। तो वहाँ पर 3+1 कर लीजिएगा। और सिमिलरली आपका चाइना के साथ हो जाएगा। चाइना के साथ आपका लद्दाख यूनियन टेरेटरीज आ जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग जम्मू कश्मीर स्टेट की जगह पर लद्दाख यूनियन टेरेटरीज कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 4+1 हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ आपका 3+1 हो गया। 3 स्टेट आपको पता चल गया और ये यूनियन टेरेटरीज हो गया 1 UT। सिमिलरली चाइना के साथ आपका 4+1 हो जाएगा, अर्थात 4 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरीज। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश 5 स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है और नेपाल भी आपका 5 स्टेट के साथ और चाइना 4 के साथ, 4 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरीज। तो यहाँ पर आपको कुछ कोड वगैरह बना करके कंफ्यूज करने का कोशिश किया जा सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश और नेपाल 5-5 के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और चाइना जो है वो 4+1 यूनियन टेरेटरीज के साथ। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा सकता है कि जम्मू जो है वो आपका पहला ऐसा यूटी है, पहला ऐसा यूनियन टेरेटरीज है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड लद्दाख जो है दोनों एक ही साथ यूनियन टेरेटरीज बने। तो ये दोनों आपको इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करने वाले यूनियन टेरेटरीज हैं। आपके पास अगर ओल्ड वाली बुक हो तो वहाँ पर भी आप लोग अपडेट कर लीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो 3 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरीज को टच करता है। और सिमिलरली आपका चाइना 4 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरीज को टच करता है। क्योंकि और अभी तक जो बुक्स आई हैं उनमें ये चीज़ अपडेट नहीं हुआ है, तो आप लोग उस बुक में अपडेट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। अर्थात अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और ये 10 डिग्री चैनल कुछ अलग चीज़ नहीं है, बल्कि ये 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा है। चैनल आपको अक्षांशीय रेखा को कहा गया है। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच से गुजरती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल्स किसको सेपरेट करता है, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा कि अंडमान और निकोबार इन दोनों को सेपरेट करता है। और अंडमान और निकोबार जो है वो हमारा 1000 से ऊपर द्वीपों का समूह है, 1000 से ऊपर, ठीक है। तो टोटल छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन ये सारे आपको हैबिटेबल नहीं है, अर्थात निवास करने योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है। तो सबको हम लोग नहीं काउंट करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है बस हम लोग उसी का स्टडी करेंगे। आप लोग ये याद रखिएगा कि 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान और निकोबार से के बीच से गुजरता है, अर्थात अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। इसको ध्यान में रखिएगा। याद करने के लिए क्या ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, तो अंडमान में 4 लेटर हैं, और में 2 लेटर और निकोबार में 4 लेटर, टोटल मिला करके 10 हो रहे हैं। तो ये 10 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में होगा। सिमिलरली आपको 8 डिग्री और 9 डिग्री भी पढ़ना है। मैं जस्ट अंडमान एंड निकोबार के बाद 8 डिग्री और 9 डिग्री पर आऊँगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। अंडमान और निकोबार में 10 लेटर हैं, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट कर रहा है। इस ट्रिक से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, तो अंडमान अलग हो गया और निकोबार अलग हो गया, बीच में हमने 10 डिग्री चैनल लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अंडमान वाले पार्ट पे। तो अंडमान वाले पार्ट पे सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान हो गया, उत्तरी अंडमान सबसे ऊपर हो गया।
सबसे ऊपर में हमारा उत्तर दिशा हम लोग डिनोट करते हैं मैप में, तो सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान हो गया। इसके जस्ट बाद हमारा मिडिल अंडमान आता है, फिर इसके बाद साउथ अंडमान। तो ये 3 आपको सीरीज में आ गए, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर, मिडिल अंडमान उसके बाद और साउथ अंडमान उसके नीचे। अब इसके बाद क्या है कि साउथ अंडमान के नीचे एक छोटा सा अंडमान का ही हिस्सा है, इसको हम लोग लिटिल अंडमान आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये 4 आइलैंड्स हो गए, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान और नॉर्थ अंडमान। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके ऊपर जो है हमारा म्यांमार वाला रीजन शुरू हो जाता है, तो इसके ऊपर हम लोग को नहीं ध्यान देना है। नॉर्थ अंडमान से हम लोग लिटिल अंडमान तक देख लिए। अब इसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड क्यों ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो आपको बैरन आइलैंड पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो मैं बोल रहा हूँ। तो ये बैरन आइलैंड पर स्थित है और बैरन आइलैंड जो है वो मिडिल अंडमान का हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बना दिया जाता है कि बैरन आइलैंड्स कहाँ पर स्थित है, तो मिडिल अंडमान का हिस्सा है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं, तो इन सारे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इवन कि आपको लक्षद्वीप वगैरह में भी द्वीप हैं और फिर आपको सुंदरवन के तरफ भी हैं, गुजरात के तरफ भी हैं, लेकिन इन सारे द्वीपों में आपको मिडिल अंडमान आइलैंड जो है ये सबसे बड़ा आइलैंड है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मिडिल अंडमान सबसे बड़ा हो गया। अंडमान एंड निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो अंडमान एंड निकोबार की राजधानी आपको पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपको साउथ अंडमान पर स्थित है। ठीक है, ये आपको पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है वो साउथ अंडमान में स्थित है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डंकन पास पे। डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में छोटा सा एक वाटर का चैनल है, इससे शिप वगैरह गुजर सकते हैं, तो इस वजह से इसको डंकन पास कहते हैं। डंकन पास हमारा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नारकोंडम आइलैंड पर। तो नारकोंडम आइलैंड जो है ये नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपको नारकोंडम आइलैंड्स हो गया। तो नारकोंडम आइलैंड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित आइलैंड है, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित द्वीप है, इस वजह से हमें इसे पढ़ना है। तो नारकोंडम आइलैंड हमारा ज्वालामुखिया निर्मित द्वीप हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्थ अंडमान के ऊपर हमारा म्यांमार वाला रीजन आ जाता है। तो म्यांमार का ये कोको आइलैंड एक है। कोको आइलैंड जो है ये म्यांमार का हिस्सा है और इसको नॉर्थ अंडमान से कोको चैनल सेपरेट करता है, अर्थात म्यांमार को अंडमान निकोबार से कोको चैनल सेपरेट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कोको चैनल हो गया। अब ये जो कोको आइलैंड है ये म्यांमार ने चाइना को लीज पर दे रखा है, तो इस वजह से कोको आइलैंड थोड़ा चर्चा में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कोको आइलैंड आपका म्यांमार का हिस्सा है और इसको कोको चैनल सेपरेट करता है। अब हम लोग चलते हैं निकोबार की तरफ। तो निकोबार में भी आपका मेन आइलैंड्स जो है वो 3 हैं। कौन कौन से, तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है, फिर उसके बाद लिटिल निकोबार है और फिर कार निकोबार है। तो इसको आप लोग मैप के थ्रू देख सकते हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब जो है इसमें आपको याद क्या रखना है कि इंदिरा पॉइंट जो है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया। ये आपको लगभग 1985 में ये नाम दिया गया था इंदिरा पॉइंट। इससे पहले जो है पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट के नाम से हम लोग इसको जानते थे। तो ये इंदिरा पॉइंट जो है ये आपको ग्रेट निकोबार का हिस्सा है, अर्थात ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब इसके बाद अंडमान एंड निकोबार के जस्ट नीचे, निकोबार के नीचे हमारा इंडोनेशिया शुरू होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड,
तो ये हमारा होता है सुमात्रा आइलैंड। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार से कौन सा आइलैंड नज़दीक पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपका सुमात्रा, जावा और समथिंग समथिंग दिए हुए थे, तो आपका सुमात्रा जो है वो सबसे नज़दीक पड़ेगा निकोबार से। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडोनेशिया, ग्रेट निकोबार, इन दोनों को कौन सा चैनल सेपरेट करता है। इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडीज होगी हिंद महासागर की, तो इन दोनों को अर्थात इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से ग्रांड चैनल सेपरेट करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ग्रांड चैनल आपको इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से सेपरेट करता है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में इतना इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा लक्षद्वीप की तरफ देखते हैं। तो लक्षद्वीप में आपको 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, ये दो चैनल आपको लक्षद्वीप से संबंधित है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। 10 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। इसको याद रखने का ट्रिक मैं बताया कि अंडमान और निकोबार में 10 लेटर हैं और 10 लेटर हैं तो 10 डिग्री चैनल हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम लक्षद्वीप पे। तो लक्षद्वीप में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो हमारा मिनिकॉय आइलैंड है। तो मिनिकॉय आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, इसको ध्यान में रखिएगा। और लक्षद्वीप है वो छोटे छोटे आइलैंड्स मिला करके बने हुए हैं। तो ये छोटे छोटे लगभग 37 के करीब आइलैंड्स हैं। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय आपका सबसे बड़ा आइलैंड है और बाकी आइलैंड से ये अलग है। तो इन दोनों के बीच में अर्थात बाकी के आइलैंड्स और मिनिकॉय, इन दोनों को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, अर्थात इन दोनों के बीच में 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में हमारा 9 डिग्री चैनल हो गया। अब इसके बाद नीचे इसके 8 डिग्री चैनल रहता है, अर्थात 8 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये आपको लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मालदीव हमारा अलग नेशन हो गया आपको हिंद महासागर में। तो मालदीव नेशन से 8 डिग्री चैनल आपको इंडिया को सेपरेट करता है। तो इधर ये आपका इंडिया वाला पोर्शन हो गया, ये इंडिया का पोर्शन हो गया, फिर ये आपको मालदीव हो गया, फिर ये आपको मिनिकॉय हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया। तो आपका क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है कि 8 डिग्री चैनल आपको मालदीव को मिनिकॉय से सेपरेट करता है, या फिर 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है, या फिर 8 डिग्री चैनल मालदीव को इंडिया से सेपरेट कर सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको इंडिया भी दे सकता है, मिनिकॉय भी दे सकता है और फिर लक्षद्वीप भी दे सकता है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पाक स्ट्रेट के बारे में और श्रीलंका बॉर्डर की तरफ हम लोग देख लेते हैं। श्रीलंका के साथ इशूज देखते हैं। यहाँ पर जो है ये तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में हम लोग देख रहे हैं। तो तमिलनाडु से एक पंबन आइलैंड जाता है। ठीक है, तमिलनाडु के पास हमारा एक पंबन आइलैंड स्थित है और इस पंबन आइलैंड पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम के बारे में आप लोगों को पता है। तो रामेश्वरम जो है ये पंबन आइलैंड पर स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज है, आदम का पुल इसको बोलते हैं। और अगर हम लोग रामायण में देखें तो इसको हम लोग राम सेतु ही वहाँ पर बोला गया है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि आदम का पुल हम लोग ज्योग्राफी टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, तो आदम का पुल ये हो गया, ये हमारा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और यहाँ पर हमारा पंबन आइलैंड है और इधर श्रीलंका की साइड अगर देखें तो श्रीलंका की साइड से हमारा मन्नार आइलैंड है। ठीक है, तो मन्नार आइलैंड यहाँ पर है। तो इस वजह से इस एडम्स ब्रिज अर्थात आदम के पुल के नीचे वाले हिस्से को हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं और इसके ऊपर वाले हिस्से को पाक बे बोलते हैं, अर्थात पाक की खाड़ी। और इस बीच ये जो वाटर चैनल जो है इसको हम लोग पाक जल संधि बोलते हैं या फिर पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस वाटर चैनल को जो तमिलनाडु को श्रीलंका से सेपरेट करता है इसको हम लोग
पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है, या फिर पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एडम्स ब्रिज के ऊपर, आदम के पुल के ऊपर हम लोग पाक की खाड़ी बोलते हैं, और इसके नीचे हम लोग मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। कच्छतीवू आइलैंड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कच्छतीवू आइलैंड एडम्स ब्रिज का हिस्सा है, आदम के पुल का एक हिस्सा है। और कच्छतीवू आइलैंड जो है ये आपको इंडिया और श्रीलंका इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है, अर्थात इन दोनों पर मतलब कि काफ़ी डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने 1985 में आपको 1984-85 में आपको ये आइलैंड जो है श्रीलंका को गुड फेथ में दे दिया था। तो कच्छतीवू आइलैंड पर हमने अपना अब क्लेम हटा लिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि कच्छतीवू आइलैंड अब श्रीलंका का हिस्सा है। लेकिन अब डिस्प्यूट क्यों होता है? तो चूँकि इंडिया ने ऑफिशियली दे दिया, अब यहाँ के जो फिशरमैन हैं, तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं, वो तो ये जानते नहीं हैं। वो पहले से यहाँ पर आते थे, फिशिंग वगैरह करते थे और इस आइलैंड पर आकर के रुकते थे कुछ देर के लिए, और अपने नेट्स वगैरह जो जाल वगैरह होते थे मछली पकड़ने वाले, उस जाल को सुखाते हैं। तो इन्हें तो पता नहीं था कि ये कच्छतीवू आइलैंड अब श्रीलंका का हिस्सा हो गया। तो इसको देख करके श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन नेवी जो आती है वो इनको कैप्चर कर लेती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो फिशरमैन्स डिस्प्यूट्स होते हैं वो अक्सर एराइज होते रहते हैं। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये अब हम लोग श्रीलंका को दे चुके हैं, ये अब श्रीलंकन हिस्सा है, लेकिन डिस्प्यूट्स इसकी वजह से एराइज होते रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज में इतना। हाँ, एक और चीज़ थोड़ा सा, अब यहाँ पर श्रीलंका के साथ मैं डिस्प्यूट देखा हूँ, तो जो जोग्राफिकल डिस्प्यूट्स हैं वो हम लोग बांग्लादेश के साथ देख लेते हैं। हम लोग अभी श्रीलंका के साथ डिस्प्यूटेड आइलैंड्स देखें, कच्छतीवू। अब इसके बाद जो है हम लोग अदर नेशंस के साथ जो भी ये हैं उनका डिस्प्यूटेड जो इशूज है उसको देख लेते हैं, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। आयर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर नहीं करूँगा, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम लोग एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं इंडिया का, वही 30 सेकेंड वाला ये यूज कीजिए, सॉरी। तो ये थोड़ा मैप मेरे हिसाब से बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, तो ये पंजाब वाला रीजन, राजस्थान रीजन। अब इसके बाद जो है हम लोग आ गए गुजरात में, और फिर ऐसे, ठीक है। इधर हमारा श्रीलंका हो गया। अब यहाँ पर जो है वो हमारा बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ क्या इशूज हैं? तो बांग्लादेश के साथ एक तीस्ता रिवर इशू है। तो तीस्ता रिवर वाला जो इशू है उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में कवर करेंगे। एक और जो इशू है वो आपको 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा हमने सॉल्व किया है, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था कि कुछ इनक्लेव्स जो थे वो बांग्लादेश में थे, और कुछ बांग्लादेश के इनक्लेव्स इंडिया में थे। इनक्लेव्स होते क्या हैं? इनक्लेव्स आपका सिंपली एक इनक्लोजर है, अर्थात एक एरिया है। सपोज कीजिए कि ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पर एक एरिया ऐसा हो गया जो कि इंडिया का भाग है, या फिर यहाँ पर एक एरिया ऐसा हो गया जो कि बांग्लादेश का भाग है। तो ये हो कैसे गया? ये अचानक से तो आया नहीं होगा। तो इसके पीछे रीज़न ये हो जाता है कि यहाँ पर जो है रिवर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि तीस्ता हो गया, फिर इधर से बराक हो गई, फिर यहाँ ब्रह्मपुत्रा हो गया, गंगा हो गई। तो ये रिवर्स क्या करते हैं कि ये आपको लगभग प्लेन्स और समुद्र के निकट पहुँच चुके होते हैं। तो इसमें आपको मिनांडरिंग शुरू हो जाती है। मिनांडरिंग क्या होती है कि अपने पास से डेविएट करना है। ये जब नदी आपको ओल्ड स्टेज में पहुंचती है तो ये काफ़ी डेविएट करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब ये डेविएट करती है तो इसके बीच में सर्टेन और आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये एंगल ऐसे होने लगता है,
ठीक है। तो इनके बीच कुछ टाइम के बाद ये ऐसे टच कर गया। अब ये क्या था कि ये पहले सपोज कीजिए कि ये बांग्लादेश का हिस्सा था, लेकिन अब ये नदी जो है ये आपको ऐसे अपना पाथ ये ऐसे बना लेगी। अब ये अपना पाथ ऐसे बना ली और आगे फर्दर चल दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये बांग्लादेश का हिस्सा रह गया, पहले बांग्लादेश का हिस्सा था। तो अभी भी यहाँ के जो निवासी हैं उनके पास जो भी आई कार्ड्स रहेंगे वो आपको बांग्लादेश के रहेंगे, लेकिन ये वाला इंडिया का पोर्शन था। तो अब क्या होगा कि ये इंडिया का पोर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से स्थलीय सीमा लग रही है, और ये बांग्लादेश का, और ये नदी ऐसे गुजर गई। तो अब वाटर तो ऐसे चला गया और इन लोगों का कनेक्शन जो है ये बांग्लादेश के साथ टूट गया। तो ऐसे ऐसे कई सारे एरिया थे, लगभग 150 एरिया थे, जो कि आपको कुछ भारत में थे बांग्लादेश के, और कुछ भारत के एरिया बांग्लादेश में चले गए थे। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर रिवर यहाँ से अपना पाथ डेविएट करती तो ये भारत का एरिया बांग्लादेश में चला जाता। तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे इनक्लेव्स बन गए थे। तो इस इनक्लेव्स वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया और उसमें इसको हमने सॉल्व कर लिया है। और तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसको और डेप्थ में हम लोग पॉलिटी में चर्चा करेंगे। और तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, फिर आपको इंसर्जेंसी वगैरह है तो वो IR का टॉपिक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एक नेचुरल बाउंड्री पे चलते हैं और एक मैन मेड बाउंड्री पे चलते हैं। नेचुरल बाउंड्री क्या होता है और फिर मैन मेड बाउंड्री क्या होता है। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान के साथ देखते हैं कि यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन है, या फिर बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ लाइन है। तो ये आपको मिस्टर रेड क्लिफ के द्वारा ये बाउंड्री बनाई गई थी। तो ये आपको मैन मेड बाउंड्री है, अर्थात सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, अर्थात मानव निर्मित सीमांकन है। फिर ऐसे ही हमारा चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन। और नेचुरल बाउंड्री क्या होती है, जब आपको कोई दो भागों में आपको कोई नेचुरल अवस्थिति जो डिवाइड कर रही है, तो वहाँ पर आपको नेचुरल बाउंड्री बनता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई पर्वत डिवाइड किया, या फिर कोई नदी डिवाइड की, या फिर समुद्र डिवाइड किया, जैसा कि हमारा श्रीलंका के साथ है, मालदीव के साथ है। तो इनके साथ हम लोग नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। और पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इनके साथ हम लोग सुपर इम्पोज्ड या फिर मैन मेड बाउंड्री बनाते हैं। आपको यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन मिल जाता है, यहाँ पर मैकमोहन लाइन मिल जाता है। फिर आपको म्यांमार के साथ हम लोग सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बनाते हैं। अभी तक म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री लाइन जो है वो आपको डिस्प्यूटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्री है। यहाँ पर पर्वतों की हाइट इतनी ज़्यादा है कि कोई जल्दी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा म्यांमार पे देख लेते हैं। बांग्लादेश हमने देख लिया, तो म्यांमार के साथ नेचुरल बाउंड्री जो बनता है, तो यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और फिर मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पर चारों स्टेट छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाती हैं। और इन पहाड़ियों का नाम जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है हमारा पटकाई बुम, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में आपका मणिपुर हिल्स है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस भी आपको पूछा जा सकता है। फिर आपका मिजोरम में मिजो हिल्स, या फिर इसको लुसाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये चारों का सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। पटकाईबुम, नागा, मणिपुर और मिजो और लुसाई, ये चारों सीक्वेंस में पूछा जा सकता है। ये आपको ईस्टर्न हिमालय का ही हिस्सा है। यहाँ पर आपको हिमालय जो है वो आपको बैंड कर गई है। ठीक है, तो ये आपको ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा है। और फिर यही ईस्टर्न हिमालय आगे म्यांमार में एंट्री करती है, और यहाँ पर हम लोग अराकान योमा के नाम से जानते हैं म्यांमार में। और फिर इसी के कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपको कटक के रूप में निकल गए हैं हिंद महासागर में, तो वो अंडमान निकोबार बन गए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हम लोग नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं म्यांमार के साथ। तो नेचुरल बाउंड्री म्यांमार के साथ हो गया, श्रीलंका के साथ हो गया, फिर आपका मालदीव्स के साथ हो गया। अब हम यहाँ पर मैन मेड बाउंड्री जो है वो आपको बांग्लादेश हो गया,
पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो ये था हमारा म्यांमार वाला पोर्शन। अब हम लोग आते हैं चाइना वाले पोर्शन पे। तो चाइना वाले पोर्शन पर हम लोग, चाइना से पहले हम लोग पाकिस्तान देखते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूटेड जो आइलैंड, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है वो यहाँ पर गुजरात में आपको सर क्रिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सर क्रिक। सर क्रिक जो थे ये यहाँ का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए आए थे। तो इन्होंने क्या कह दिया कि सर क्रिक के पास एक नदी गुजरती है, तो इस नदी का इस नदी से जो पश्चिमी हिस्सा है वो इंडिया का हिस्सा होगा, ये इन्होंने कह दिया था। तो इसी को लेकर के आपको चाइना क्लेम करता, चाइना नहीं पाकिस्तान क्लेम करता है कि नदी जो है वो मेरे हिस्से में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो रूल्स हैं अंक्लॉस, तो उसके अनुसार जो है आपको अगर कोई वाटर बॉडी दो नेशंस को डिवाइड करती है तो उस नदी का बीच तक का हिस्सा जो होता है वो एक नेशन का होता है और दूसरा बीच तक का हिस्सा दूसरे नेशन का होता है। बट यहाँ पर पाकिस्तान क्या कहता है कि नहीं, ये पूरी की पूरी जो रिवर है वो मेरे हिस्से में है। और यहाँ पर इस रिवर के बीच में एक आइलैंड्स आ गया है, और फिर इस आइलैंड्स, ये चूँकि नदी में अब मिल रही है रिवर, तो वहाँ पर आपको जो भी सेडिमेंट्स वगैरह वो कैरी करती है वो डिपॉजिट कर देती है, निक्षेप कर देती है, जो भी अवसाद होता है। तो इस अवसाद से जो है एक आइलैंड्स बना हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान ये दोनों क्यों क्लेम कर रहे हैं, ये आपका रिहैबिटेबल नहीं है, अर्थात यहाँ पर निवास करने योग्य ये आइलैंड नहीं है। ये आपको 6 महीने जो है वो वाटर से डूबा रहता है बरसात के दिनों में। लेकिन फिर भी क्यों क्लेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम के रिजर्व मिलने के आसार हैं। ये माना जा रहा है कि यहाँ पर ह्यूज पेट्रोलियम्स या फिर गैसेस वगैरह मिल सकते हैं। तो इस वजह से दोनों ही नेशंस अपना क्लेम करते रहते हैं। इस इशू को लेकर के पाकिस्तान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी गया, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इंडिया का जो क्लेम था उसको माना गया, लेकिन फिर भी अभी भी जो है। चलिए, तो हम लोग पाकिस्तान के साथ सर क्रिक देख चुके हैं, ये गुजरात में पड़ता है। इसके बाद हमारा राजस्थान वाला रीजन है, राजस्थान में सैंड ड्यून्स वगैरह बनते हैं, थार डेजर्ट हम शेयर किए। और इसके बाद जो है पंजाब में हम लोग प्लेन्स शेयर करते हैं, और फिर जम्मू वाले रीजन में हम लोग माउंटेन्स को शेयर करते हैं। अर्थात पाकिस्तान जो है उसके साथ हम लोग 4 तरीके की डाइवर्सिटी शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर माउंटेन, यहाँ पर प्लेन्स, यहाँ पर डेजर्ट और यहाँ पर कोस्ट, अर्थात समुद्र सीमा भी, फिर ये रेगिस्तानी भूमि, फिर मैदानी भाग और आपको पहाड़ी भाग। तो ये 4 तरीके की बाउंड्री जो है वो हम लोग पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तानी इशूज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये रीजन हो जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस पर पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से कब्जा किया है। 1947 में ये कबाइलियों के साथ, जो वहाँ के ट्राइब्स थे, जो जनजाति थी, उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान आर्मी ने इस एरिया को कवर किया था। और उसके बाद जो है 1948 में इंडिया जो है इस मैटर को लेकर के यूएन में चला गया, और तभी से एज इट इज़ बना हुआ है। जैसा मतलब कि उस टाइम पे यूएन में पहुंचा था, वैसा ही केस अभी तक बना हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1960, ये था पाकिस्तान के साथ इशूज। अब 1962 में क्या हुआ कि चाइना ने वार किया। हम लोग अब चाइना देख रहे हैं। तो 1962 में चाइना ने जब वार किया तो उसने कुछ हिस्से जो हैं जम्मू कश्मीर के वो कब्जे में कर लिए। इधर जम्मू कश्मीर में भी किया था, और फिर इधर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में भी तवांग वगैरह किया था। तो यहाँ से तो वो 3 दिन के बाद वापस निकल लिया। 1962 में वार में इधर आने के बाद, अर्थात भारत के भागों में कब्जा जमाने के बाद भी 3 दिन के बाद वो अपने आप वापस चला गया। और इधर वाला जो रीजन है अक्साई चीन वाला रीजन, यहाँ से वो नहीं गया। रीजन क्या हो गया, यहाँ पर उसका पड़ जाता है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ये तिब्बत वाला भाग हो जाता है, और ये इधर चाइना का जियांजिंग प्रोविंस हो जाता है। तो यहाँ से ये प्लेट्यू है आपका, प्लेट्यू पठारी भाग, अर्थात ऊपर में जाकर के ये पठारी भाग लगभग समतल हो गया। तो और तिब्बत भी हमारा पठारी भाग और जियांजिंग भी पठारी भाग। तो यहाँ से उसको हाईवे निकालना था, ठीक है, ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इस हाईवे यानी कि
ये रीजन, अक्साई चीन वाला रीजन, चाइना के लिए स्ट्रेटजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इस वजह से वो अक्साई चीन वाले रीजन पर अभी भी कब्जा रखे हुए हैं और इस एरिया से वो पीछे हट गया था। और यहाँ से कराकोरम हाईवे गुजरता है, कराकोरम रेंज के पैरेलल। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया पर कब्जा तो पाकिस्तान ने किया था, लेकिन चाइना को इसने गिफ्ट कर दिया। तो ये एरिया लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर पड़ जाता है। ये हमारा, और पीओके में हम लोग 90,000 लगभग कवर कहते हैं, 90,000 से कम है। और अक्साई चीन वाला जो रीजन है ये आपका 37,000 समथिंग है, तो 37,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 37,000 प्लस 5,000 ये 42 हो जाता है। तो अर्थात टोटल 42,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना का कब्जा है और लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो ये था जम्मू कश्मीर का पोजीशन। और यहाँ पर जो है इस रीजन पे चाइना क्यों क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन पर चाइना क्यों क्लेम करता है, तो यहाँ पर एक फेमस मोनास्ट्री है तवांग में। तो तवांग मोनास्ट्री को कब्जा करने के लिए वो चाइना इस रीजन पर क्लेम करता है। तो तवांग मोनास्ट्री पर ही क्यों कब्जा करना चाह रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये हो जाता है कि बौद्धिस्ट जो आपका कम्युनिटी है, तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का तवांग रीजन, तवांग जो मोनास्ट्री है, तवांग मठ जो है, वहाँ से हाईएस्ट ऑर्डर्स वगैरह निकाले जाते हैं, वो सारे बुद्धिस्ट कंट्री को फॉलो करते हैं। तो इस वजह से वो तवांग रीजन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कब्जा जमा लिया तो अपने अनुसार वो तिब्बत के लिए रूल्स ला सकता है। तो इस वजह से वो तवांग वाले रीजन पर अपना अधिकार जमाता है। तो ये था हमारा चाइना के साथ। चाइना के साथ भी हम लोग सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेपाल के साथ। तो नेपाल में क्या इश्यूज है कि आपका यहाँ पर ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था, यहाँ पर भी सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, नेचुरल बाउंड्री नहीं है। और सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री हो गया, यहाँ पर हमारा काला पानी हो गया, फुस्ता हो गया। ये दो आपको विवादित स्थल थे पहले से, लेकिन अब क्या हुआ कि लिम्पियाधोरा, लिपू लेक और काला पानी, ये 3 और प्लस फुस्ता, अर्थात टोटल 4 डिस्प्यूटेड एरिया हो गए। कौन कौन से, लिम्पियाधोरा, लिपू लेक और काला पानी। लिम्पियाधोरा, लिपू लेक और काला पानी, ये आपको 2020 में चर्चा में था। इसी वजह से नेपाल ने अपना मैप जो है वो ऑफिशियल मैप चेंज किया। इससे पहले जो था वो एक सुस्ता डिस्प्यूटेड रीजन था, और इनके साथ, नेपाल के साथ हम लोग ट्रीटी ऑफ सुगौली को फॉलो करते हैं। तो लिम्पियाधोरा, लिपू लेक और काला पानी का क्या इशूज है, तो यहाँ से एक काली रिवर बहती है, ठीक है। तो ये काली रिवर आपको लिम्पियाधोरा से ओरिजिनेट होती है। इसका एक और मैप जो है इसके लिए मैं क्लियर करता हूँ। जैसे कि यहाँ से समझिए, ये हमारा नेपाल वाला रीजन हो गया, ठीक है। और ये हो गया लिम्पियाधोरा, यहाँ पर हमारा काला पानी हो गया, और यहीं से हमारा लिपू लेक पास गुजरता था, ठीक है। तो ये 3 रीजन हो गए। अब काली रिवर आती है, तो यहाँ से जो है काली रिवर का उद्भव जो है, इंडिया कहता है कि काला पानी नामक जगह से हुआ है। तो काला पानी नामक जगह से हुआ है, तो यहाँ तक जो है इंडिया अपनी टेरिटरी मानता है, अर्थात इस रीजन को वो अपना टेरिटरी क्लेम करता है। लेकिन काला पानी, काली रिवर जो है, तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी आपको लिम्पियाधोरा से ओरिजिनेट होती है। तो लिम्पियाधोरा से एक ट्रिब्यूटरी आती है और एक ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ से आती है। तो इंडिया यहाँ पर क्लेम करता है, और नेपाल कहता है, नेपाल अब बोलना शुरू किया कि काली रिवर का जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वो आपको लिम्पियाधोरा है। तो नेपाल इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा है। तो इस वजह से ये फ़िलहाल वाला जो रीजन है वो इस वजह से डिस्प्यूटेड है। और सुस्ता पहले से ही डिस्प्यूटेड था। भूटान के साथ हमारा कोई खास डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। तो अब इसके बाद डिस्प्यूटेड रीजन सारे नेशंस के साथ कवर हो गए। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे, इंडिया का फिजियोग्राफी देखेंगे।
थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।